Assalamualaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, the chapter which we are going to discuss today is the chapter number 5 of class 9 physics new book 2025, that is work, energy and power. So students, this video is perfect for the 9th class students preparing for their annual exams, seeking to improve their conceptual understanding or looking for thorough review of chapter number 5, that is work, energy and power. Students, the topic which we are going to discuss today are work, energy, kinetic energy, potential energy and the conservation of energy. So students, we will discuss each and every short question, important long question and detailed topic wise lecture of this chapter. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने डेफिनेशन याद करनी है वो है वर्क. स्टूडेंट्स, वर्क की आप डेफिनेशन याद करोगे. वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इट मीन स्टूडेंट्स कि जब भी वर्क होगा, जब भी आप फोर्स को अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगी वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया. फॉर एग्जांपल, आपने एक चेयर पे फोर्स लगाई, किसी टेबल पे फोर्स लगाई, किसी डेस्क पे आपने फोर्स लगाई और उस डेस्क ने, उस चेयर ने या उस टेबल ने कोई डिस्टेंस कवर किया जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रही हो. डैट मीन्स कि आपने वर्क किया है, वर्क डन हुआ है. अब स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए. इफ़ अ गर्ल इज स्टैंडिंग और अ मैन इज स्टैंडिंग, इफ अ गर्ल इज स्टडिंग और अ मैन इज स्टैंडिंग विद अ लोड ऑफ ब्रिक्स ऑन हिज हेड, वी से डैट दे आर डूइंग वर्क. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं अगर कोई लड़की जो है वो पढ़ रही है या फिर कोई आदमी जो है उसने अपने सर के ऊपर जो है वो लोड की हैं ईंटें अपने हेड पे, तो हम कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वर्क. बट स्टूडेंट्स, अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन देखें तो वर्क की स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि वर्क तभी होगा जब आपने फोर्स लगाई और बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसकी एग्जांपल में आएगा? वर्क की एग्जांपल में कि अगर आप फोर्स लगाओ और कोई डिस्टेंस कवर हो, डेट मीन्स के वर्क इज डन. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक एग्जांपल खुद से भी लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ चेयर एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज डन. यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लीजिए. अगर आपने वर्क की डेफिनेशन लिखनी है स्टूडेंट्स, ये जो आपको नज़र आ रही है बॉक्स में, तो वो लिखने के बाद फिर आपको जो मैंने एग्जांपल बताई है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने वो वाली एग्जांपल इसमें लिख देनी है. अब स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन वर्क इन डिटेल, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना कितना जो लॉन्ग है वो आपने याद करना है. जी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, हो गया. इसके बाद आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन. कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड लेइंग ऑन अ टेबल. एक ब्लॉक है लकड़ी का जो कि आपने एक टेबल पे रखा है. जब आप उस पर फोर्स एक्सर्ट करोगे, ब्लॉक मूव करेगा. कोई भी उसने डिस्टेंस एफ ट्रेवल किया, बॉक्स यहाँ से यहाँ पे आया, ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया किस डायरेक्शन में. अगर आपने यहाँ से सीधी फोर्स लगाई है तो उसी डायरेक्शन में जो बॉक्स है वो मूव करेगा. अब स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस. एस क्या है? जो आपकी बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, एंड एफ क्या है? फोर्स के जितनी आपने फोर्स अप्लाई की. मैग्नीट्यूड मीन्स कितना नंबर था फोर्स का, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 2 न्यूटन, कितनी फोर्स आपने अप्लाई की है. जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लिखोगे इफ़ सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बट देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट देन नो वर्क इज डन. मीन स्टूडेंट्स कि अगर आपने कोई फोर्स लगाई किसी बॉडी पे लेकिन उसने कोई भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, इसका मतलब है कि वर्क नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल, वही बात, अगर आप एक हार्ड वॉल को पुश करते हो, आप उससे फोर्स तो लगा रहे हो कि लेकिन क्या दीवार अपनी जगह से जो है वो चेंज होगी, अपनी पोजीशन चेंज करेगी? नो. वॉल रिमेन फिक्स्ड इन इट्स प्लेस. इन दिस केस द मैन इज डूइंग नो वर्क. ये आपको अलग से भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. व्हेन देयर इज़ नो वर्क डन, कब कोई वर्क नहीं होगा, तो उसके लिए आप ये वाला पैराग्राफ उसमें लिख दोगे. ऊपर हेडिंग भी दे लीजिएगा. अगर आप इसको जब लॉन्ग में एक्सप्लेन करोगे, ऊपर हेडिंग दे लीजिएगा व्हेन देयर इज़ नो वर्क. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए. सिमिलरली इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई की और वो ज़ीरो है लेकिन बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तब भी आपका वर्क क्या होगा? ज़ीरो होगा. क्योंकि स्टूडेंट्स, आपके पास फोर्स ज़ीरो है. जब भी आप ज़ीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपके पास क्या आता है? ज़ीरो. तो इस कंडीशन में भी वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है. नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कि वर्क डन कब होता है.
जी स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है वर्क इज़ डन ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसमें आपने फोर्स के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। अब आपने फोर्स को रिजॉल्व करना है उसके कंपोनेंट्स में, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था, एफ एक्स एंड एफ वाई। जी स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है कि जो एफ एक्स है वो इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, और जो एफ वाई है वो इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एफ कॉस थीटा लेंगे, डेट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप लिखोगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह आप लिखोगे एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस, तो आंसर आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स, कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है, अगर थीटा जीरो है तो कॉस जीरो इक्वल है 1 के, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, एफ मल्टीप्लाई बाय एस के। नो इफ थीटा इज इक्वल 90, अब अगर आप थीटा को 90 डिग्री रखोगे तो कॉस 90 इक्वल होता है 0 के, विच मीन द फोर्स इज 0। तो आप लिखोगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस को जो आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन का आंसर क्या आएगा, 0। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से याद करना शुरू करना है, इफ़ अ पर्सन कैरीज अ बैग टू सम डिस्टेंस दिस वर्क इज 0 बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू होल्ड द लोड इज अपवर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अब वो कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर एक पर्सन जो है वो बैग लेके जा रहा है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, उस टाइम पे भी वर्क डन 0 होता है, क्योंकि जो फोर्स उसने अप्लाई की है बैग को होल्ड करने में, और जो ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि किसके परपेंडिकुलर है, उसके डिस्प्लेसमेंट के। तो स्टूडेंट्स, इस टाइम पे भी जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0। जी स्टूडेंट्स, अगेन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वर्क की डेफिनेशन, इसके बाद वर्क का फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, और जो मैंने एग्जांपल आपको बताई वो आप लिख लोगे, 2 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है। और अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फिर मैंने जितना जितना आपको मार्क करवाया है हेडिंग के साथ, बिल्कुल ऐसे ही आपने लिख देना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। जब भी कोई फोर्स अप्लाई होगी, कोई बॉडी डिस्टेंस एस कवर करेगी, तो आपने उसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करना है, फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। डिस्टेंस को आप लोगे एक्स एक्सिस पे और फोर्स को आप लोगे वाई एक्सिस पे। अब स्टूडेंट्स, अगर फोर्स और डिस्टेंस कवर करें इन द सेम डायरेक्शन देन द वर्क डन इज एफ मल्टीप्लाई बाय एस। फोर्स अप्लाई की और बॉडी ने कुछ डिस्टेंस एस कवर किया, तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, एफ मल्टीप्लाई एस के। क्लियरली द शेडेड एरिया इन द फिगर इज आल्सो एफ मल्टीप्लाई बाय एस। इस लाइन को आप स्किप कर सकते हो, आप यहाँ से याद करोगे द एरिया अंडर अ फोर्स डिस्टेंस कर्व कैन बी टेकन टू रिप्रेजेंट द वर्क इज डन बाय द फोर्स। अब स्टूडेंट्स, वो कहते हैं जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस कर्व में जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, शेडेड एरिया, ये सारा क्या है कि इतना जो है वो वर्क डन हुआ है जब आपने फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई की है। तो अगर आपको ये शॉर्ट में आएगा तो आपने जितना मार्क किया है उतना, और साथ आपने ये जो ग्राफ है ये आपने ड्रॉ कर देना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वो है जूल। आपको एमसीक्यू में आ सकता है। और अगर स्टूडेंट्स आप वर्क की डेफिनेशन लिख रहे हो, आपने डेफिनेशन लिखी, फार्मूला लिखा, एग्जांपल लिखी, तो साथ में अगर एसआई यूनिट भी लिख दोगे तो ओवरऑल आपका पेपर का इंप्रेशन अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट वर्क का क्या है, जूल है। आपको डेफिनेशन आएगी डिफाइन 1 जूल, तो उसके लिए फिर आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, 1 जूल वर्क कब डन होता है, जब आप 1 न्यूटन फोर्स लगाओ किसी बॉडी पे और वो मूव करे 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, उस टाइम पे जो वर्क होगा वो कितना होगा, 1 जूल। मीन्स के देखिए, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्रैमिंग आपने नहीं करनी। फार्मूला क्या था वर्क का, एफ मल्टीप्लाई बाय एस। फोर्स है और डिस्टेंस है, जहन में आपने रखना है फार्मूला। तो आप लिखोगे द वर्क डन विल बी 1 जूल व्हेन, फोर्स पे आए व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब डिस्टेंस पे आए एंड इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो उसके टाइम पे जो आपका वर्क होगा वो कितना होगा, 1 जूल। फार्मूला जेन में रख के आपकी डेफिनेशन खुद ही बन जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव करें स्टूडेंट्स के 1 जूल इक्वल है न्यूटन मीटर के। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, क्योंकि फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का क्या है, मीटर। तो आप लिखोगे 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। और सम टाइम हम 1 किलो जूल भी यूज़ करते हैं या 1 मेगा जूल भी। अगर किलो जूल लिखोगे तो किलो की आप प्रीफिक्स की वैल्यू पुट कर दोगे 10 की पावर 3, और अगर आप मेगा जूल लिखोगे तो आप प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करोगे 10 की पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफाइन एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वर्क टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। जब भी किसी बॉडी के पास ये एबिलिटी हो कि वो वर्क कर सके, डेट मीन्स उसके पास क्या है, एनर्जी है। एग्जाम्पल आप लिखोगे, अ कार वुड नॉट रन विदाउट द एनर्जी इट ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल। कार भी नहीं चल सकती अगर उसको फ्यूल ना मिले, उसको एनर्जी मिलेगी तो कार चलेगी। इसके बाद एनी चेंज इन मोशन रिक्वायर्स एनर्जी, आपको मोशन में कोई भी चेंज चाहिए तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है।
इसके बाद स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है, मशीन इन द फैक्ट्रीज कैन नॉट रन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही उनको इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलना बंद होगी तो मशीन भी काम करना छोड़ देंगी। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि हर बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है पेपर में, लिख लीजिए बुक पे। प्रूव दैट द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आपने प्रूव करना है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन यू डू वर्क पुशिंग अ स्विंग, जब स्टूडेंट्स आप जो है वो स्विंग लेते हो तो आप जो है उसको पुश करते हो, अ केमिकल एनर्जी इन योर बॉडी इज ट्रांसफर्ड टू द स्विंग एंड अपीयर्स एज द एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द स्विंग। तो स्टूडेंट जब आप देखते हो कि आप जो है वो खाली स्विंग है, जब आप उसको पीछे से पुश करोगे स्टूडेंट्स, अब आपने इसको खींचा और छोड़ दिया तो आप देखोगे कि वो खुद ऑटोमेटिकली टू एंड फ्रो आगे पीछे अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो जो उसका जंजीर लगी है उसके टू एंड फ्रो वो मूव करता रहेगा जब तक कि वो एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। ड्यू टू एयर फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो स्विंग है वो मूव करना स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब उसने अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर ली अब अगेंस्ट टू फ्रिक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ना ही हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वो स्विंग आहिस्ता आहिस्ता क्यों रुकता है? क्योंकि जो एयर फ्रिक्शन है, जो एयर रेजिस्टेंस है, उसमें उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो गई है, तो उसने अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया, उसने अपनी एनर्जी इस्तेमाल कर दी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। अब देखिए, अब आपने स्विंग को पुश किया तो आपने अपनी एनर्जी को अपनी केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया स्विंग में, और वो उसके अंदर अपेयर हो गई ऐसा एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ स्विंग, और वो एनर्जी उसमें चली गई और स्विंग जो है मूव करना शुरू हो गया। ये आप इसमें एग्जांपल लिखते होगे कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जी स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अ स्ट्रेच्ड बाउ स्टोर्स एनर्जी। जब भी आप जो है वो स्ट्रेच करते हो तीर कमान को स्टूडेंट्स, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो गई है आपकी, विच इज़ ट्रांसफर टू द एरो एज इट इज़ शूट, जो कि एरो में ट्रांसफ़र हो जाती है जब आप उसको एरो को शूट करते हो। इसी तरह से वो कहते हैं, सम बो स्टोर इनफ एनर्जी टू शूट एन एरो इवन 1 किलोमीटर अवे। ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हो, ये जस्ट MCQ के लिए आपको आ सकता है। वैसे आपने एग्जांपल यहाँ से लेके एज इट इज़ शूट तक आपने 2 एग्जांपल इसमें लिखनी है कि प्रूव करें कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे है, जैसे वो कहते हैं कि एनर्जी क्या है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लिखोगे एनर्जी भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल। अब स्टूडेंट्स, व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन ऑन द बॉडी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट इज़ 1 जूल। जब 1 जूल वर्क किसी भी आप बॉडी पे लगाते हो तो एनर्जी जो स्पेंट होगी वो भी कितनी हो गई, 1 जूल। ये आप MCQs के लिए इस लाइन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। इन सबको स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 2 एनर्जी की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड इज़ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट्स मैकेनिकल एनर्जी है, द कम्बिनेशन ऑफ दीज की जगह आप लिखोगे द कम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। जी स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट में आएगा तो आप लिखोगे डेफिनेशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज द एनर्जी दैट पोजेस बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है उस टाइम पे जो उसमें एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स कि वो एनर्जी जो मोशन से आती है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना लिखना है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मीन्स के स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है वर्क डन के। जैसे हमने पढ़ा अभी कि अगर 1 जूल वर्क इज डन होगा तो 1 जूल एनर्जी ही स्पेंड होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल है वर्क डन के। हेडिंग दोगे एक्सप्लेनेशन। सपोज करो एक बॉडी का मास m है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, एक अपोजिंग फोर्स f ने उस पर एक्ट किया ऑन द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस s ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब किसी कोई भी अपोजिंग फोर्स हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकती है, कोई भी फोर्स है स्टूडेंट्स, एयर रेजिस्टेंस है, उसने उस पर एक्ट किया और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉडी रेस्ट में आ गई। जी स्टूडेंट्स, हमने पहले डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के, और वर्क डन किसके इक्वल है, F मल्टीप्लाई बाय S के। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जो यहाँ पे अब F को देखिए, F किसके इक्वल है, जो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। और स्टूडेंट्स S किसके इक्वल है, डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम के। अब देखिए स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू ma के इक्वल है और डिस्टेंस इक्वल है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट्स कैसे आएगी, आपने
वेलोसिटी में प्लस करना है 0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी जो बॉडी है वो कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आ गई थी, तो वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी में आप प्लस करोगे 0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आ जाएगा v/2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला टाइम t आपने ऐसे ही लिख दिया। अब आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, ma के, ये वाला जो फोर्स का ma था वो, और डिस्टेंस की जगह अब आप पुट करोगे vt, v को t से मल्टीप्लाई करोगे, vt डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हमने लिख दिया vt डिवाइडेड बाय 2। तो आप लिख दोगे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई है 1/2, ये आप 2 को सेपरेट कर लोगे 1/2 ma, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे vt के साथ। यहाँ पे हमने जो 2 था ऊपर 1 लगा के 1/2 लिखो क्योंकि इसके ऊपर 1 ही है, तो हमने 1/2 को सेपरेट कर दिया और ma और vt को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल है v डिवाइडेड बाई टाइम के। द स्लोप इज नेगेटिव एज द वेलोसिटी फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स वो कहते हैं स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि फोर्स जो है वो किसी और डायरेक्शन में लगी है और वेलोसिटी जो है बॉडी ने जब अपनी वेलोसिटी चेंज की, वो बॉडी जो मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t। आप स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आप पुट करोगे, मैथ भी ऐसे ही आएगा, एक्सेलरेशन की जगह आप पुट कर दोगे v डिवाइडेड बाई t, और vt भी ऐसे आ गया। अब t से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 m ऐसे ही आएगा। दो वेलोसिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे v मल्टीप्लाई v गिव्स टू v स्क्वायर, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गई 1/2 mv स्क्वायर के। अब स्टूडेंट्स अगर आपको डेफिनेशन आएगी शॉर्ट में, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी आल्सो राइट्स इट्स फार्मूला, तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद लिख दोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और लॉन्ग आएगा तो मैंने जितना आपको पढ़ाया है मार्क करवाया है उतना आपने लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देना है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जी स्टूडेंट्स पहले इस टॉपिक में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का लॉन्ग आएगा तो फिर आपने कहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है। पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आइए उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स पहली आपकी डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट अ बॉडी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन और डीफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि उसमें क्या है, यहाँ पे डीफॉर्मेशन, अगर आपने बॉडी को डीफॉर्म किया है, आप उसकी शेप चेंज कर दिया है, उसकी पोजीशन में अगर कोई चेंज आएगा तो उस टाइम पे जो एनर्जी बॉडी में होगी वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी। जी स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आप लिख दोगे, आपको ये ब्लू बॉक्स में स्टूडेंट्स रोलर कोस्टर नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स। तो द ट्रेन इज चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी एवरी मूवमेंट, हर मूवमेंट पे जो ट्रेन है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करती है इन द रोलर कोस्टर में। तो स्टूडेंट्स ये आपने एग्जांपल लिख देनी है, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आएगी तो उसमें, और इसके बाद आप लिख दोगे साथ में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला शॉर्ट के लिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर शॉर्ट में आई तो यहाँ तक आपका शॉर्ट कंप्लीट हो गया। अब एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द अर्थ। अब अगर कोई चीज़ आपने जो है वो अर्थ के रिलेटिव आपने कोई चीज़ जो है वो रखी हुई थी स्टूडेंट्स, अगर आप उसको जो है वो फॉल करवाते हो, अगर किसी ऊंचाई से अर्थ के रिलेटिव मीन्स के अर्थ से रिलेट करके आपने कोई चीज़ हाइट से कोई चीज़ फॉल करवाई और वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ज़मीन पे आके जब गिरेगी तो उस टाइम पे जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी इस ऑब्जेक्ट में वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जी स्टूडेंट्स एग्जांपल है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी इन द केमिकल्स ऑफ बैटरी इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास थर्मल और इंटरनल एनर्जी, इट इज़ रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल दैट इज कोल ऑयल और गैसेज थ्रू केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनर्जी, ये स्टूडेंट्स क्या हिडन एनर्जी है, ये एक छुपी हुई एनर्जी है जो कि एटम के न्यूक्लियाई में होती है। जब एटम ब्रोक करते हैं एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड सम अदर रेडिएशन, इसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। जी स्टूडेंट्स अब अगर आपको आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई वो आपने लिखनी है, इसके बाद जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई वो, और ये सारी एनर्जी आपने इसमें नहीं लिखनी। अगर आएगा डिफाइन एंड एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, और आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एक्सप्लेनेशन। इफ़ द ब्लॉक, यहाँ से स्टूडेंट्स आप शुरू करोगे, एज शोन इन फिगर 5.10 को कट कर दो। इफ़ द ब्लॉक इज़ लिफ्टेड टू द हाइट h अबव द ग्राउंड, आपने एक ब्लॉक को ऊपर उठाया हाइट से, देन द ब्लॉक वुड हैव पोटेंशियल एनर्जी इन दैट रेस पोजीशन। अब स्टूडेंट्स उस टाइम पे अब आपने पोजीशन चेंज की है ना ब्लॉक की, यहाँ से उठा के आपने इसको यहाँ पे रखा है तो उसने डिस्टेंस कवर किया, हाइट उसने कवर की है।
तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे जो ब्लॉक में एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क व्हेन एवर इट इज़ अलाउड टू फॉल। इसके बाद स्टूडेंट्स हाउ वुड पोटेंशियल एनर्जी बी मेजर्ड, ये आपने नहीं करना, फिर आप यहाँ से करोगे बिकॉज वर्क इज डन ऑन द टू पुट द ब्लॉक इन टू द पोजिशन वेयर इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर वी कैन से दैट द वर्क डन इज स्टोर्ड इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि आपने वर्क लगाया, आपने अपनी एनर्जी लगाई, आपने वर्क डन किया, आपने ब्लॉक पे फोर्स लगा के इसको कोई डिस्टेंस h हाइट कवर करवा के इसको आपने यहाँ पे रखा, तो मीन्स कि जो आपने वर्क लगाया वो इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुका है। फार्मूला क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन टू पुट द ब्लॉक इन द एलिवेटेड पोजीशन। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे द अप्लाइड फोर्स नेसेसरी टू लिफ्ट द ब्लॉक विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेट w ऑफ द ब्लॉक। हमें पता है कि w किसके इक्वल है, mg के, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू w मल्टीप्लाई हाइट h, और w किसके इक्वल है, mg के, तो हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg और ये वाला h एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इज़ द वाटरफॉल है। हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी है ना स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पिछले पेज पे, तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, आपको मिल गई है वाटरफॉल की। वाटर एट द टॉप ऑफ द फॉल हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन द वाटर फॉल्स टू द बॉटम इट कैन बी यूज्ड टू रन टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड दस कैन डू वर्क। ये आप पैराग्राफ जस्ट रीड कर लीजिएगा, एग्जाम्पल यहाँ से आप याद कर लीजिएगा वाटरफॉल की, किसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वाटरफॉल की एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको आएगा पोटेंशियल एनर्जी का तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर हो रहा होगा, कितना कितना याद करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग है, मैं आपको साथ साथ ही बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको अगर डेफिनेशन आएगी स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे येलो बॉक्स। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना ही आप एनर्जी को बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय करते हो, ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो उतने की उतनी ही रहती है। अब इसको आपने प्रूव कैसे करना है, देखिए स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस सम एनर्जी सीम्स टू बी लॉस्ट एंड नॉट अकाउंटेड फॉर इन कैलकुलेशन। वो कहते हैं कि जब भी कोई एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस होता है कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, उसको हम कैलकुलेशन में जो है वो नहीं लिखते। ये लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हुई, जब कोई वर्क डन हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑफ मूविंग पार्ट्स इन द प्रोसेस, दिस एनर्जी अपेयर्स एज हीट एंड डेसिपेटेड इन द इन्वायरमेंट। यानी कि कुछ एनर्जी अपेयर होती है एज अ हीट में, कुछ अपेयर होती है एज अ लाइट और कुछ अपेयर होती है एज अ साउंड और कुछ इन्वायरमेंट में डेसिपेट हो गई। ये एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क एंड मे बी कॉल्ड वेस्ट एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है अवेलेबल नहीं रहती कि हम इससे कोई यूजफुल काम कर सके, इस एनर्जी को आप क्या बोलते हो, वेस्ट एनर्जी। अगर आपको डेफिनेशन आएगी व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट एनर्जी, तो आपने स्टूडेंट्स ये वाला पूरा पैराग्राफ उसमें लिख देना है। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर आपको लॉन्ग आएगा तो लिखती सबसे पहले डेफिनेशन, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना है एक्सप्लेनेशन पे। एक बॉडी मैस m है जो कि रेस्ट पे था किसी पॉइंट A पे, ये देखिए ये बॉडी है, उसका मैस m है, वो रेस्ट पोजीशन पे है अबव द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। आपने इसको हाइट जो है उससे ज़मीन से थोड़ा सा आपने इसको अबव रखा ग्राउंड से, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी। अब आप इसमें हाइट आ गया है, मीन्स कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और इसमें इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा। अगर मोशन से हो तो वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये पोजीशन से है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है इसमें, जीरो। Then the body is allowed to drop to the point B at a height x from the ground। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, बॉडी को आपने ड्रॉप करना है पॉइंट B पे। ये देखिए आपने इसको A से B पे ड्रॉप किया, उसने यहाँ से जो है वो ज़मीन से x डिस्टेंस जो है वो उसका कवर हुआ और वो A से B पे आ गई। द बॉडी लॉस पोटेंशियल एनर्जी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई और वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे इट गेट स्पीड वाइल फॉलिंग, जैसे जैसे वो स्पीड अपनी गेन करेगा, जब वो गिर रहा होगा पॉइंट A से पॉइंट B पे, तो उस टाइम पे अब उसमें मोशन आ गई है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg। अब आप h की जगह लिखोगे h माइनस x, क्योंकि अब आपने हाइट में से जो उतना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, पहले उसका डिस्टेंस इतना था हाइट से, अब वो A पे B पे आया है, तो आप उतनी हाइट को उसमें से माइनस कर दोगे। द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल अपेयर एज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन आया है, तो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mg x।
टोटल एनर्जी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ई में ई इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स, उसमें आप प्लस करोगे काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स को, तो आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस एक्स जो है वो माइनस एक्स से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि जैसे ही बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जैसे ही वो पॉइंट सी पे आके ब्लॉक जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा, उस टाइम पे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। अब देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गई एम जी एच। दस द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम एज एम जी एच। अब आपकी टोटल एनर्जी जो है वो आपकी सेम है, कितनी, एम जी एच, जो जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच। ऑन हिटिंग द ग्राउंड दिस एनर्जी इज डेसिपेटेड एज हीट एंड साउंड इन द एनवायरनमेंट। और जब ब्लॉक आके ज़मीन को टकराएगा तो वो सारी की सारी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई है, हीट में। और उसके बाद जब वो गिरेगा तो जो आपको आवाज़ आएगी साउंड की, वो एनर्जी उसकी डेसिपेट हर्च हो गई है इन्वायरमेंट में, किसकी फॉर्म में, एज अ हीट एंड साउंड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो एनर्जी है वो टोटल देखिए एनर्जी कंजर्व रही, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये सारा स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन में लेट से लेके आपने ये सारा एक्सप्लेन कर देना है कि किस तरह से आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन वो ट्रांसफ़र होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे डिफरेंट टॉपिक्स, जो हमारे बाकी टॉपिक्स रह गए हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, पावर है, ऐसे यूनिट है पावर का, उनको स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के, किसी स्पेसिफिक बुक के किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर की शॉर्ट एक्सरसाइज चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई नोट्स चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज करें। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ डिस्कस करें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रुप में हैं उनके साथ मैं वीकली टेस्ट भी शेयर करती हूँ, ताकि साथ साथ उनकी तैयारी भी हो सके और आप खुद को इवेलुएट भी कर सकें कि आपकी कितनी तैयारी है जो चैप्टर्स आपने पढ़ ली हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। So students, like this video. If you found it helpful, subscribe my channel for more 9th class physics videos and solved exercises. मिलेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।